नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुना तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 2। वहां भूत प्रेतों का वास है। जो उस सड़क पर जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए सड़क को ब्लॉक किया गया है, दीपक ने बताया। तो दूसरी गाड़ियां कैसे निकल गई? हमारी बस रुकी हुई है। ओ गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। बैरियर कैसे खुल गया? पता नहीं, पर अब बैरियर लगा है। हम क्या करें? फौरन वापस लौटो और उस जगह आओ जहां से ये सड़क करीब है। फिर दूसरी सड़क पर चलते हुए यहाँ पहुंच जाओ। मैं टीकमगढ़ के पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूँ कि हमारी यूनिट उस रोड पर चली गई है। शायद वो सुरक्षा की कोई माकूल व्यवस्था कर दे। अच्छा, वापस मुड़ो, मैं फोन रखता हूँ। फोन कट गया। तौसीफ ने ड्राइवर से कहा कि बस वापस मोड़ ले। सबको बस में बैठ जाने के लिए कहा। ये बात उसने किसी को नहीं बताई कि माजरा क्या है, वरना पूरी बस में दहशत का आलम पसर जाता। बस कुछ दूर तक रिवर्स गियर में चली, फिर उसे मोड़ने की जगह मिल गई और बस वापस मुड़ गई। बस में बैठे लोग तौसीफ से तरह तरह के सवाल कर रहे थे। चुप बैठो सब लोग, तौसीफ ने सहमे स्वर में कहा, पर खौफ उसके चेहरे से साफ झलकता था। अब उनमें खुसर पुसर चल रही थी। सवाल ये था कि सब गाड़ियां जिस रोड पर जा चुकी थी उस रोड पर वो क्यों नहीं जा रहे हैं। नाड़ फेरे नरसिंह, बल तोड़े हनुमान, चार भुजा रक्षा करे बजरंगबली हनुमान। चोटी वाला जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। वहां एक माइलस्टोन दिखाई दे रहा था जिस पर 15 किलोमीटर लिखा था। तब ड्राइवर बोला, भाई लोगों, इसे चुप कराओ। मेकअप मैन चोटी वाला दहाड़ा, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं उल्लू के पट्टो। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इलाका भूत प्रेतों का है, वरना अब तक हम लोकेशन पर पहुंच गए होते। भूत प्रेत? कोरियोग्राफर जोसेफ ने ठहाका मारा। डैनी भी हंस पड़ा। अबे, हमसे बड़ा भूत कौन सा है? और ये देख, डैनी एक रिवॉल्वर निकालता है। अब अगर चुप नहीं हुआ तो तेरा भूत बना दूंगा। डैनी ने उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा दी। चोटी वाला चुप हो गया, पर उसके होंठ अब भी हिल रहे थे। चेहरे पर दहशत का काला साया मंडरा रहा था। मेकअप मैन बनने से पहले वो तांत्रिक हुआ करता था। खुद उसका बाप बहुत बड़ा तांत्रिक था। फिर उसके होंठ बंद हो गए। वो आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। अगली गाड़ी इनसे खासी दूर निकल चुकी थी। उसकी बैकलाइट भी नजर नहीं आ रही थी। तुझे क्या हो गया? डैनी ने ड्राइवर से पूछा। रफ्तार बढ़ा, हमें अगली गाड़ी की बैकलाइट नजर नहीं आ रही। रफ्तार बढ़ा रहा हूं पर बढ़ी नहीं रही। एक्सीलेटर पर पूरा दबाव डालकर देख लिया। ठहरो, मैं गाड़ी चेक करता हूं। उसने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर गाड़ी का बोनट खोल दिया। अभी वो गाड़ी के इंजन में झांक ही रहा था कि एक कड़कड़ाहट की जोरदार आवाज सुनाई दी और सड़क के किनारे खड़ा एक बड़ा सा वृक्ष कड़कड़ाकर टूटता हुआ गाड़ी पर आ गिरा। अब ऑडी की लंका लग गई। अंदर बैठे डैनी और जोसेफ की चीखें एक साथ गूंजी। अलबत्ता चोटी वाला अभी भी ध्यान मुद्रा में खामोश बैठा उस माइलस्टोन को देख रहा था जिस पर 15 किलोमीटर लिखा था। ड्राइवर उछलकर पीछे हट गया, अन्यथा वो वृक्ष की चपेट में आ जाता। गाड़ी की छत टूट गई। ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बामुश्किल गाड़ी के दरवाजे खोलकर जोसेफ और डैनी को बाहर निकाला। चोटी वाला चीखा, गाड़ी से बाहर मत निकलो, अंदर ही रहो। बाहर मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। अबे नीचे उतर, वरना गाड़ी के अंदर ही पिचक जाएगा। डैनी चीखा, ये सामने माइलस्टोन पर 15 लिखा है, हम 15 किलोमीटर दूर है। पिचकेगा कोई नहीं, पर तुमसे चिपक जाएगा वो। अंदर मंत्र का कवच बन चुका है। मैं कहता हूँ गाड़ी में आ जाओ। कौन चिपकेगा बे हमसे? जोसेफ के स्वर में थोड़ी लड़खड़ाहट थी। भूत, चोटी वाला बोला। तुम लोगों को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए उसने पेड़ गिराया है। कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया। एक बात तो सुनो, अचानक ड्राइवर ने कहा। BMW जिसमें अब्बास साहब बैठे थे वो हमें ओवरटेक करके पहले ही आगे निकल गई। अबे, तुझे कुछ होश है भी या नहीं? गाड़ी इतनी धीमी चला रहा था कि दोनों वैनिटी भी तुझे ओवरटेक करके आगे चली गई। डैनी ने ड्राइवर से कहा। जस्ट स्टॉप, जोसेफ बोला। मुझे कुछ सोचने दो मुझे। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। डैनी और ड्राइवर जोसेफ की तरफ देखने लगे। जोसेफ के गले में क्रॉस था।
उसने क्रॉस को माथे से लगाया। लगता है यह भी किसी वहम का शिकार हो गया है। अब क्या करें? अभी हम जिंदा है, अचानक जोसेफ बोला। क्या बोला तू? डैनी गुर्राया। कौन मारेगा हमें? मेरा मतलब अभी बस का आना बाकी है, वो आती ही होगी, हम उसमें बैठ सकते हैं, कार को यहीं रहने दे। हाँ ये ठीक है। स्टेपनी खोल के जरा सामान तो निकाल, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर स्टेपनी खोलने के लिए मुड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से स्टेपनी को खोला और उसमें रखे सूटकेस नीचे उतारने लगा। मैं शंकर को फोन लगाता हूँ। डैनी ने शंकर को फोन लगाया, परंतु वो नॉट रीचेबल आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने पर भी फोन नहीं लगा। उसके बाद उसने खन्ना को ट्राई किया, पर वो भी नहीं मिला। अब्बास का फोन भी नहीं लगा। डैनी बार बार अलग अलग लोगों को फोन लगाता रहा, पर किसी का फोन नहीं लगा। कॉल ही नहीं जा रही। डैनी पहली बार सीरियस हुआ। लोकेशन कंट्रोलर को फोन करो। मैं ट्राई कर चुका हूं, वहां भी कॉल नहीं जा रही। ठीक है फिर हम बस का वेट कर लेते हैं, जोसेफ बोला। काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी बस नहीं आई। डैनी ने बस में बैठे प्रोडक्शन के असिस्टेंट को फोन किया, पर वो भी नहीं मिला। मुझे लगता है बस नहीं आएगी, इतनी देर में तो उसे आ जाना चाहिए, ड्राइवर बोला। तो अब क्या किया जाए? डैनी ने पूछा। पैदल मार्च करें, सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे। तभी कार की हेडलाइट बुझ गई और कार के अंदर भी अंधेरा छा गया। अबे ये क्या किया गुल्लू? ड्राइवर का नाम गुलशन था, उसे सब लोग गुल्लू ही कहकर पुकारते थे। वो इंजन के पास ही झुका हुआ था। तूने सप्लाई तो नहीं काट दी? जोसेफ ने पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, शायद पेड़ गिरने की वजह से कनेक्शन कट गए। अब वो सब अंधेरे में खड़े थे। सबने मोबाइल की टॉर्च जला ली। अब इस गाड़ी की रोशनी का करना भी क्या है? गुलशन बोला। मैं तो चला। कहाँ चला? मैं वापस जा रहा हूँ, जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। छोटी वाला ठीक ही कह रहा था, हमें गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए था और गाड़ी अब कचूमर हो गई। यार ये क्या हो रहा है? निकल चल डैनी, हम यूनिट को छोड़कर नहीं जा सकते, डैनी बोला। उधर ही तो चलने को बोल रहा हूँ। और सामान? एक एक बैग में कपड़े डालकर चलते हैं। अरे ये गुल्लू कहाँ गया? डैनी ने इधर उधर देखा। गुलशन कहीं नजर नहीं आ रहा था, शायद वो डर के मारे भाग गया, जोसेफ बोला। डरने की जरूरत नहीं, रिवॉल्वर है मेरे पास, मैगजीन भी फुल है, चलो। और इसका क्या होगा? किसका? डैनी ने पूछा। छोटी वाला। डैनी गाड़ी की पिछली सीट तक पहुंचा। गाड़ी के अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च से अंदर रोशनी डाली। छोटी वाला ध्यान मग्न था और होठों से कुछ बुदबुदा रहा था। डैनी ने दरवाजा खोला। उसने छोटी वाले की कलाई पकड़ी और उसे जबरदस्ती बाहर खींचा। साले मेकअप क्या तेरा बाप करेगा? डैनी गुर्राया। बाप का नाम मत ले, बंदर बना देगा तेरा, छोटी वाला अपना हाथ छुड़ाकर बोला। डैनी उसे खींचता हुआ जोसेफ के पास ले आया। चलो, तेज तेज कदमों से। बेबस छोटी वाला उसके साथ साथ बढ़ने लगा। उन्होंने एक एक बैग कंधे पर लटकाया हुआ था। सुलेमान ने एकाएक पूरी पावर से ब्रेक ना लगाए होते तो एक दुर्घटना घट जाती। चरस के नशे की वजह से शंकर की पलकें बंद थी। उसे झटका लगा तो पलकें थरथरा गई। अबे क्या हुआ? वो ऊँघते स्वर में बड़बड़ाया। मक्का, आंखें खोल के देख क्या हुआ। सुलेमान ने उसे एक धौल मारी और शंकर पूरा जाग गया। शंकर की आंखें पूरी खुल गई। वो सीट से नीचे गिरते गिरते संभला। जब मिलती नहीं तो? चुप, शंकर बोला। शंकर की निगाह उस बौने पर थी जो सड़क के बीचों बीच लालटेन लिए खड़ा था। अबे ये तो वही बौना है जिसने बैरियर खोला था। ये साला यहां कैसे पहुंच गया? सुलेमान उसी बौने को घूर रहा था। वो हेडलाइट की रोशनी में नहाया हुआ था और लालटेन हिला रहा था। कुचल दूं साले को? सुलेमान बड़बड़ाया। नहीं रे, बच्चा ही तो है। बच्चा नहीं है, चच्चा है, ऐसी की तैसी इसकी। सुलेमान ने पहले हॉर्न बजाया, पर बौना टस से मस नहीं हुआ। तभी बौने ने सीटी बजाई। मैं साले को कुचल ही देता हूं। रुक। शंकर ने भी सीटी निकाली, सीटी बजाई। बौने ने फिर सीटी बजाई। शंकर सीटी का जवाब सीटी से देने लगा। साले इन दोनों सीटी बाजों ने दिमाग खराब करके रख दिया। चल नीचे उतर संकरे, उस बौने को बोल हरियाणा का खून बहुत गर्म होवे है, तब तो वो सबसे पहले तेरा ही खून पिएगा। के मतलब? सुलेमान ने इंजन बंद कर दिया। अबे वो सीटीबाज भूत है, शंकर ने कहकहा लगाया। अबे जा, भूत है? अरे तू नीचे उतर के उसे सामने से हटाता है कि तुझे पटक दूं नीचे? शंकर ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और जोर जोर से सीटी बजाने लगा। बौना और शंकर आमने सामने पहुंच गए। दोनों सीटी बजा रहे थे। बौने के एक हाथ में लालटेन थी, दूसरे में सीटी। अचानक बौना उछलकर ट्रक के नीचे घुस गया। लालटेन अब भी उसके हाथ में थी।
शंकर वापस ट्रक में आकर बैठ गया। चल, उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया। सुलेमान ने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और ट्रक चल पड़ा। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि ट्रक की तेल टंकी में आग लग चुकी है। ट्रक से आग के शोले उठने लगे। जैसे ही सुलेमान की तरफ धुआं आया, उसने ट्रक रोककर नीचे छलांग लगा दी। शंकर भी नीचे कूद पड़ा। ट्रक धू धू कर जल रहा था। फिर टायर फटने के धमाके होने लगे और पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर गया। आग बुझाने का कोई साधन उनके पास नहीं था। उन्होंने जल्दी से अपने बैग उतार लिए। उनके सामने ट्रक जलता रहा, पटाखे फूटते रहे। अबे, बड़ी मेहनत से बनाया था यूं ट्रक मन ने। सुलेमान रोने लगा। किसने आग लगाई? शंकर कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप सड़क के किनारे बैठकर नई सिगरेट सुलगाने लगा। तू भी सुट्टा मार ले। थोड़ी देर बाद शंकर बोला, दिमाग शांत हो जाएगा। उसने सुलेमान को सिगरेट थमा दी। सुलेमान सुट्टे मारने लगा। विपुल भाई को दारू चढ़ गई थी। खन्ने, वो नशे में बोला, मैं हीरोइन की वैनिटी में जाऊंगा, गाड़ी रुकवा। विपुल भाई, अपने गाड़ी में भी तो एक हीरोइन है। खन्ना ने विपुल का कंधा धपकाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर उसे बोल मेरी गोद में आकर बैठे। विपुल और खन्ना ने गाड़ी रुकवा दी। पायल, तुम पिछली सीट पर आ जाओ, खन्ना ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। पायल उसका इशारा समझ गई। वो भी नीचे उतरी, फिर पिछली सीट पर चली गई। खन्ना ड्राइवर के बराबर वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया। पीछे से किसी ने हॉर्न दिया। मर्सिडीज आगे बढ़ गई। इधर विपुल की गोद में पायल बैठी थी, उधर वैनिटी में मधुर विलासा पर सवारी गांठ चुका था। खन्ना ने गाड़ी के स्पीकर पर एक सेक्सी म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। विपुल ने पायल को दाएं बाएं से चूमा, फिर पायल पलट पड़ी। अब वो दोनों आमने सामने थे और विपुल ने पायल पर चुंबनों की झड़ी लगा दी थी। उस वक्त पायल एक मिनी स्कर्ट पहने हुई थी। उसे स्कर्ट उतारने में मिनट भी नहीं लगा। विपुल तो पहले से तैयार बैठा था। उनके आगे प्रोडक्शन का ट्रक था, पीछे अब्बास की BMW थी, पर आगे जाने वाले ट्रक की बैकलाइट अब नजर नहीं आ रही थी। जितेश ने उसे छूने के लिए स्पीड बढ़ा दी। स्पीड मत बढ़ा जितेश, ये पहाड़ी सड़क है और इस पर खतरनाक मोड़ है, रफ्तार कम करो। ट्रक की बैकलाइट नजर नहीं आ रही है, जितेश बोला। कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़क तो एक ही है। सुलेमान बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है, अगर कहीं से दूसरी सड़क कटती होगी तो वो रुक जाएगा। तुम बस अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। हाँ ठीक है, मैं भी अपने ड्राइविंग पर ध्यान देगा, विपुल ने नशे की झोंक में कहा। चढ़ गई साले को, खन्ना बड़बड़ाया। विपुल ने मर्सिडीज की पूरी सीट खोल दी। अब वो बेड की शक्ल में नजर आ रही थी। अंदर की लाइट ऑफ कर दे जितेश, इसे फेंकना तो पड़ेगा ही, आखिर फाइनेंशियर जो है। बस डैशबोर्ड की लाइट ऑन रख। जितेश ने गाड़ी के अंदर की लाइट ऑफ कर दी। विपुल के हांफने की आवाजें आ रही थी। वो कुत्ते की माफिक भौं भौं कर रहा था। पायल भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वो इस काम में एक्सपर्ट थी। पतली घाटी की लोकेशन का इंचार्ज दीपक था। वो तो आ चुका था, लेकिन बाकी यूनिट आखिरी सड़क से आगे जा चुकी थी और किसी से भी फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। वहां एकाएक हलचल सी मच गई थी। दीपक से कुछ टेक्नीशियन और जूनियर आर्टिस्टों ने तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। दीपक यही कहता रहा कि वे लोग रास्ते में डिनर के लिए रुक गए हैं। बस में बैठे सभी लोगों को उसने समझा दिया था कि असलियत किसी को ना बताए। सब लोग डिनर की तैयारी करो, दीपक ने असिस्टेंट से कहा। डिनर तो तैयार हो चुका है, पर कानाफूसी चल रही थी। पूरा एरिया रोशनी में नहाया हुआ था। वहां लाइटिंग कर दी गई थी। फुर्सत मिलते ही दीपक ने रामगढ़ पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी और सारा विवरण उनको दे दिया। टीकमगढ़ में एक ही पुलिस स्टेशन था। कंट्रोल रूम रामगढ़ में था। रामगढ़ कंट्रोल रूम से सूचना पुलिस कमिश्नर को पहुंचा दी गई। वहां से फोन SSP को गया और SSP ने टीकमगढ़ थाने को अलर्ट कर दिया। लेकिन रात को पुलिस टीम ने उस तरफ सर्च करना मुनासिब नहीं समझा। इस पूरे मामले को दिन की रोशनी में ठीक से हैंडल किया जा सकता था, या फिर यह पुलिस की लापरवाही थी। अगर पुलिस की गाड़ी रात को ही सर्च ऑपरेशन चला देती तो उन लोगों को मदद जाती जो आखिरी सड़क पर फंस गए थे। सब लोग चौकस रहना, चोटी वाला बड़बड़ाया। यहाँ डाकू भी जंगलों में छिपे होंगे और शैतानी आत्माएं भी हो सकती है। अबे चुप कर, डैनी ने उसे डांट दिया। डाकुओं की ऐसी तैसी, वो हमसे क्या लूट लेंगे? 2-4 हुए तो उनसे मैं अकेला ही निपट लूंगा। उसने हाथ में रिवॉल्वर ली हुई थी। जोसेफ खामोश था। तीनों पैदल पैदल उसी तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ उनकी यूनिट की गाड़ियां बढ़ी थी। सुबह तक हम लोकेशन पर पहुंच ही जाएंगे। तीनों के कंधों पर एक एक बैग लटक रहा था। ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया तो सबसे आगे मैं चलूंगा। चोटी वाला लंबे डग भर भर कर डैनी और जोसेफ से आगे हो गया।
और सीना तान कर हनुमान चालीसा पढ़ता आगे आगे चलने लगा। एक कुत्ता जाता है तो दूसरा आ जाता है, विलासा ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या बोला? मधुर ने उसे घूरा। कुछ नहीं, तुम क्यों चढ़ गए मेरी वैनिटी में? अरे कुछ नहीं, सिगरेट खत्म हो गई थी। तुम्हारे पास तो स्टॉक होगा। मैं ड्रग पेडलर को ऑर्डर देना भूल गया था, मेरा स्टॉक खत्म हो गया। बहाने मत बनाओ। विलासा ने उसे सिगरेट निकालकर दे दी। कभी कभी मुझे लगता है कि सारी दुनिया ही नशे में है। विलासा ने भी एक सिगरेट सुलगा ली। पहले मैं सोचती थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का फैशन है ये। शुरू शुरू में दिक्कत हुई, पर अब आदत पड़ गई है। यार, तुम्हें नहीं लगता हम लोग सिर्फ खिलौने हैं? जैसे हम कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम खेलते हैं, वैसे ही हमें कोई नचाता है और उसी नचाने वाले को हम परमात्मा या ईश्वर बोलते हैं। वो जब चाहता है हमें गेम से डिलीट कर देता है और नए खिलौनों को जन्म दे देता है। पर कुछ खिलौने वो बेहद हसीन बनाता है, जैसे तुम। मधुर ने उस वक्त ट्रैक सूट पहना हुआ था। वो सूट रेड कलर का था। वैनिटी की एसी बंद थी और एक खिड़की खोल दी गई थी। बाहर रात का अंधेरा फैला हुआ था और भगवान भी कभी कभी इतना बेबस हो जाता है जब वो अपनी बीवी को भी नहीं बचा सका। भगवान की बीवी नहीं होती जान, वो इस ब्रह्मांड से बाहर रहता है। ज्ञान मत बघारो। राम क्या थे? भगवान थे। बोलो जय श्री राम। तो रावण उनकी पत्नी को कैसे उठा ले गया? आज के जमाने में तो औरतों को उठाकर उनके साथ गैंग रेप होता है। रावण ने सीता के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। यार छोड़ो भी, धर्म के मामले में चुप रहना ही ठीक होता है। इस्लाम में तो सिर कलम कर दिए जाते हैं। मधुर ने अपने ट्रैक सूट का अपर उतार कर एक तरफ फेंका। उसका चौड़ा सुगठित सीना बाल रहित था, भुजाएं बलशाली थी, शरीर की मांसपेशियां शेप में थी। खिलौना बनाने वाले ने औरत को कितना मजबूर बनाया है। हर मोड़ पर एक कहानी है। कभी निर्भया की कहानी है, कभी वो द्रौपदी बनती है और भरी सभा में उसका चीर हरण। तुम्हें हो क्या गया है? विलासा बेड पर बैठी सिगरेट के कश मार रही थी और शून्य में निहार रही थी। कम से कम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बलात्कार नहीं होते, मधुर बोला। वो भी बलात्कारी है मधुर। हीरोइन बनने का नशा होता है और फिर दरिंदे उसका शिकार करते हैं। ग्लैमर की चकाचौंध, करोड़ों रुपयों का लालच उसे मजबूर कर देता है। छोड़ो भी, ऐसी हजारें दास्तानें हैं। अगर तुम्हें मुझसे किसी तरह की आपत्ति है तो मैं उतरकर अपनी वैनिटी में चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज मूड ऑफ मत करो। मैं ऐसा मौका नहीं देती कि बाद में शूट पर प्रॉब्लम हो। विलासा ने सिगरेट एस्ट्रे में कुचलकर अपनी दोनों बाहें फैला दी। ये हुई ना बात। मधुर ने विलासा को आगोश में ले लिया और एक गहरा चुम्बन लेते हुए बोला, तुम बेहद हसीन हो विलासा, और सभी हीरोइनों में मेरी पहली पसंद हो। विलासा उस वक्त नाइटी पहने हुए थी। उसने मुस्कुराकर अपनी नाइटी की डोर खोल दी। बाकी काम मधुर ने पूरा कर दिया। दोनों वैनिटी आगे पीछे चल रही थी। बीच में मामूली सा फासला था। दोनों की हेडलाइट में सड़क रोशनी में नहा रही थी। मधुर का बॉय ड्राइवर के बाजू में बैठा था। वो बार बार खुली खिड़की से बाहर झांक रहा था। तू क्या देख रहा है? ड्राइवर ने पूछा। हमने ऑडी को ओवरटेक किया था, पर वो पीछे सड़क पर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है, जबकि वो हमारे पीछे पीछे मुश्किल से 10 गज के फासले पर चली आ रही थी। अरे आ जाएंगे। उसका ड्राइवर गुलशन मेरा दोस्त है, मैं उसे फोन लगाता हूँ। बॉय ने गुलशन को फोन किया, पर फोन नहीं लगा। अपना फोन देना, बॉय ने ड्राइवर से कहा। डैशबोर्ड में रखा है। बॉय ने उसमें से भी ट्राई किया, पर फोन नहीं मिला। यार, ये हमारे फोन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बॉय ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा। हो सकता है यहाँ टावर प्रॉब्लम हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। गुलशन थोड़ी दूर तक तो दौड़ता रहा, फिर बुरी तरह हांफने लगा और धीमे धीमे चलने लगा। वो बार बार अपने फोन से कॉल मिला रहा था। कॉल नहीं लग रही थी। आसमान पर चांद निकल आया था। उसकी रोशनी में सड़क तो नजर आ रही थी, लेकिन दाएं बाएं घने जंगल और चट्टानें फैली हुई थी। वो जल्दी से जल्दी बैरियर तक पहुंच जाना चाहता था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। चलते चलते अचानक उसे अपने पास आहट सी महसूस हुई। वो रुक गया। उसने दाएं बाएं देखा, फिर फुर्ती से पीछे मुड़ा। उसके ठीक पीछे पीछे चंद कदम के फासले पर एक भेड़िया था। भेड़िया भी रुक गया। उसकी चमकीली आंखें गुलशन पर टिकी थी। अचानक भेड़िए ने मुंह उठाकर जोरदार आवाज निकाली। ये ऐसी ही आवाज थी जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो। गुलशन ने इधर उधर देखा। वो किसी लाठी, डंडे या पत्थर को तलाश कर रहा था। सड़क के किनारे उसे कुछ पत्थर दिखाई दिए। उसने आगे बढ़कर एक पत्थर उठाकर भेड़िए पर खींच मारा।
उसी पल भेड़िए ने उस पर छलांग लगा दी। पत्थर उसे नहीं लगा। गुलशन दौड़ पड़ा, लेकिन उसके पाँव में अब जान नहीं थी। वो दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा और फिर भेड़िया भी उस पर कूद गया। गुलशन उसे लात घूंसे मारने लगा। वो भेड़िए को लुढ़का कर एक बार फिर उठा, पर वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। भेड़िए ने एक बार फिर छलांग लगाई और गुलशन को दबोच लिया। गुलशन बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वहां उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। दूर दूर तक वीराना फैला हुआ था। गुलशन को बैरियर दिखाई दिया। वो गिरकर भी उसी तरफ सरकने लगा। हालांकि ये भेड़िया कद्दावर नहीं था। गुलशन उसका मुकाबला कर सकता था, बशर्ते कि वो दौड़ते दौड़ते थक ना गया होता और उसकी सांस पहले से फूली ना होती। भेड़िए ने अपने तेज धारदार नाखूनों से उसका सीना चीर डाला और उसके बाद गुलशन की आखिरी चीख गूंज उठी और उसका जिस्म ढीला पड़ गया। उसका संघर्ष खत्म हो चुका था। अब जो कुछ करना था भेड़िए को करना था। गुलशन का काम तमाम करने के बाद भेड़िया उसके सीने से हट गया। फिर वो हुआ जिसे अगर गुलशन देख लेता तो वैसे ही मर जाता। एकाएक भेड़िया पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हुआ और देखते ही देखते इंसानी रूप में आ गया। ये छोटे कद का इंसान था। वो कोई और नहीं, वही बौना था जिसने बैरियर खोला था। उसकी पीठ पर एक बैग फिक्स था। फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ सड़क से अलग एक दूसरे ही पहाड़ी रास्ते पर आ गया और कुलांचे मारता आगे बढ़ने लगा। वो शॉर्टकट से उसी तरफ जा रहा था जिधर से गुलशन दौड़ता आया था। हीरोइन की वैनिटी से आगे कुछ फासले पर BMW चल रही थी, जिसकी बैकलाइट को वैनिटी का ड्राइवर फॉलो कर रहा था। उसके बराबर की सीट पर विलाशा का बॉडीगार्ड बैठा हुआ था। विलाशा का बॉय भी वहीं बैठा था। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि वैनिटी के बेडरूम में क्या हो रहा है। वो म्यूजिक सुनने में मस्त थे। किसी को भी टेंशन नहीं थी। उधर BMW मर्सिडीज को फॉलो कर रही थी, जिसमें खन्ना, पायल, विपुल मौजूद थे। पहाड़ी सड़क और रात का सफर। यूं तो चांदनी रात थी। सपाट पहाड़ मुंह बाएं खड़े नजर आ रहे थे। वैनिटी को मोड़ काटने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट थे। सड़क इतनी संकीर्ण भी नहीं थी कि वैनिटी को मुश्किलें पेश आती। फिर भी बहुत सावधानी के साथ ड्राइविंग की जा रही थी। ठाक ठाक, तड़ाक तड़ाक, तड़तड़। तभी ऐसी आवाजें वातावरण में गूंज उठी। आगे कुछ हुआ है, वैनिटी के ड्राइवर ने कहा। आगे जो कुछ हुआ वो बड़ा खौफनाक था। BMW के सामने से पत्थरों की बरसात गाड़ी पर हो रही थी। पत्थर विंडस्क्रीन से टकरा रहे थे। फिर एक झाड़ भी पत्थरों के साथ आया और BMW के ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग से बहक गया। एक तरफ खाई थी, दूसरी तरफ नुकीली चट्टानें थी। ड्राइवर को एक ड्राइविंग सेंस होती है। वो कोशिश करता है कि गाड़ी को लेफ्ट में दाब कर रखे। भुवन ने लेफ्ट में स्टीयरिंग काटा। लेफ्ट में चट्टानें थी। गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ चट्टानों से टकरा गई। हालांकि उसने ब्रेक भी लगा दिया था, पर तब तक कबाड़ा हो चुका था। गाड़ी की विंडस्क्रीन चकनाचूर हो गई थी। एक नोकीली चट्टान विंडस्क्रीन को तोड़कर अंदर घुस आई थी और कैमरामैन हरीश पाठक के चेहरे से कुछ ही इंच फासले पर थी। हरीश की चीख निकल गई। अब्बास का सिर गाड़ी की अगली सीट से टकराया। बासु अपनी सीट से उछलकर कार के दरवाजे से टकराया। फिर बड़े बड़े पत्थर टूटकर गाड़ी पर गिरने लगे। फौरन नीचे उतरिए सर, ड्राइवर भुवन चीखा और खुद भी ड्राइविंग सीट खोलकर नीचे कूद पड़ा। कैमरामैन की साइड वाला दरवाजा एक चट्टान से चिपक गया था। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। इस तरफ से, भुवन चीख कर बोला। भुवन ने फुर्ती से पिछली सीट का दरवाजा भी खोल दिया। अबे ये क्या किया तूने? डायरेक्टर अब्बास जोर से चीखा तो उसे खांसी का धसका उठ गया। वो बुरी तरह खांसने लगा। मजबूरी थी सर, अगर मैं लेफ्ट में नहीं काटता तो हम खाई में होते। सामने से पथराव हो रहा था। उसने अब्बास को नीचे उतारा, फिर डॉक्टर वासु को उतारा। उसके बाद ड्राइवर उनका जरूरी सामान, बैग वगैरह उतारने लगा। उसे शंका थी कि कोई बड़ी चट्टान गाड़ी को चकनाचूर कर सकती है। उसने जल्दी से स्टेपनी खोली और उससे भी सूटकेस बाहर निकालने लगा। आप लोग पीछे हट जाए, पीछे, भुवन चिल्लाया। वो एक बड़ी चट्टान को अपनी जगह से खिसकते देख रहा था। वे न सिर्फ पीछे हटे बल्कि उल्टे पैरों भागने लगे। पीछे से वैनिटी आ रही थी। वो चीखते चिल्लाते हाथ उठाकर वैनिटी की तरफ बढ़े। जोर से वैनिटी की ब्रेक चीखे और वो रुक गई। बड़ी चट्टान ने BMW को तहस नहस कर दिया था। उनके चेहरों से हवाइयां उड़ रही थी। गाड़ी का इंजन बंद हो गया और उसकी हेडलाइट भी ऑफ हो गई। विलासा की वैनिटी के पीछे मधुर वाली वैनिटी थी। वो भी आकर रुक गई। सब धाड़ धाड़ नीचे उतर आए, लेकिन विलासा और मधुर नहीं उतरे। वे वैनिटी में ही थे। ऐसा लगता है बाहर कुछ गड़बड़ है, चीख पुकार की आवाजें आ रही है, विलासा ने कहा। उसकी मांसल जंघाओं को मधुर ने मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था और वो कुत्ते की तरह हाँफ रहा था।
वैनिटी का बेडरूम अंदर से बंद था। सब लोग बीएमडब्ल्यू के पास खड़े थे। अब वैनिटी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। वो चूंकि मोड़ काट कर रुकी थी और अचानक सामने हादसा हो गया था, इसलिए वो तिरछी हो गई, वरना वो भी बीएमडब्ल्यू से जा टकराती। उसका अगला हिस्सा खाई की तरफ था। अगर 3 फुट आगे जाती तो सीधा खाई में समा जाती। जरूरी सामान भुवन ने पहले ही गाड़ी से निकाल लिया था। अब्बास दूसरी वैनिटी के पास आया। वो पहली वैनिटी के ठीक पीछे रुकी हुई थी। ड्राइवर अभी भी अपनी जगह पर था। ये मधुर क्या सो रहा है अंदर? अब्बास ने ड्राइवर से पूछा। साहब वैनिटी में नहीं है, ड्राइवर ने जवाब दिया। फिर कहाँ? वो अगली वैनिटी में है, ड्राइवर ने जवाब दिया। अब्बास समझ गया। उसने आगे पूछताछ नहीं की। और वो तीसरी ऑडी कार वही है जो हमारी गाड़ी के पीछे थी। उसे हमने ओवरटेक कर दिया। वो बहुत सुस्त ड्राइवर है, बहुत धीमे ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर ने जवाब दिया। आती ही होगी। तभी कैमरामैन हरीश ड्राइवर के पास आया। अब क्या किया जाए? अब गाड़ियां आगे नहीं जा सकती, सिर्फ एक गाड़ी पीछे है। उसे आने दो, फिर कोई फैसला करेंगे, अब्बास बोला। पर हमसे आगे खन्ना साहब की गाड़ी भी तो है और प्रोडक्शन ट्रक भी है जो सबसे आगे चल रहा है। फक, पता नहीं क्या हो रहा है। अब्बास सड़क के किनारे एक पत्थर पर सिर थामकर बैठ गया। फिर वो चीखा, अरे एक सिगरेट दो मुझे जलाकर। ड्राइवर जानता था कि अब्बास कौन सी सिगरेट मांग रहा है। मर्सिडीज एक झटके से रुक गई। खन्ना अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर में बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा था। पिछली सीट पर जन्नत की सैर हो रही थी। विपुल के हाफने की आवाज आ रही थी। पिछली लग्जरी सीट फैली हुई थी। उसने बेड का आकार धारण कर लिया था। मर्सिडीज की हेडलाइट एक पेड़ को दिखा रही थी। ये एक विशाल वृक्ष था जो सड़क पर गिरा हुआ था और आर पार तक फैला हुआ था। उसकी शाखाएं भी दाएं बाएं हवा के साथ हिल रही थी। ना तो खन्ना ने ड्राइवर से कोई सवाल किया, ना ड्राइवर ने कुछ पूछा। दोनों ही एक साथ गाड़ी से नीचे उतरे। मर्सिडीज की अंदर की लाइट पहले से ही ऑफ थी। दोनों दाएं बाएं से चलते हुए उस पेड़ के पास आए और पेड़ की एक साख पर बैठकर शून्य में निहारने लगे। क्या बात है, आप इतना खामोश क्यों हैं? ड्राइवर जितेश बोला। पता नहीं क्यों मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा है। हमारे फोन ठप है। हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते और ना तो हम पीछे जा सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। इस पेड़ को 10-15 मजदूर मिलकर भी नहीं हटा सकते। इसे काटा तो जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये सड़क पर गिरा हुआ था तो हमसे आगे जाने वाला ट्रक क्यों नहीं रुका? यही तो मैं सोच रहा हूँ। ट्रक के निकल जाने के बाद ये पेड़ यहाँ गिरा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गिरा नहीं, गिराया गया है? और अगर गिराया गया है तो किसने गिराया और क्यों गिराया? बीएमडब्ल्यू आती होगी, हमें उसका वेट करना चाहिए। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे पहाड़ टूटकर गिर रहे हो। खन्ना उछल पड़ा। पीछे कुछ हुआ है, उसने कहा। मुझे लगता है डाकुओं ने हमें घेरा। खन्ना पीछे की तरफ जाने ही वाला था कि ड्राइवर जितेश चीखा, सर हमारी गाड़ी पर भी मलबा गिर रहा है। कब खन्ना लपक कर मर्सिडीज के पास आया। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर उसने अंदर देखा। विपुल कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। पायल की निगाह खन्ना पर थी। नीचे उतरो, कपड़े पहनकर, गाड़ी कब्र में समाने वाली है। क्या तुझको नजर नहीं आ रहा है? हरामखोरो, इतनी पीते क्यों हो? एक तो चरस, ऊपर से शराब। खन्ना ने उन्हें 2-4 गालियां सुनाई और दोनों ने जल्दी से कपड़े पहने। फिर गाड़ी से नीचे उतर गए। जितेश, गाड़ी से जरूरी सामान उतार ले। जी सर। मैं पीछे देखता हूं, वहां कुछ हुआ है। तुम लोग जरूरी सामान के साथ पीछे आ जाओ। कैश भी है, विपुल बोला। वो सूटकेस जितेश ले आएगा। पर हमें जाना कहाँ है? पायल ने पूछा। पहाड़ टूटकर गिर सकता है, देख नहीं रहे हो? पीछे बीएमडब्ल्यू है, वैनिटी है, शायद वहां कुछ हुआ है। तब तक विलासा और मधुर भी वैनिटी के नीचे उतर आए थे और दोनों वैनिटी के ड्राइवर, बॉय और विलासा का गार्ड भी नीचे आ गए थे। सब उस जगह पहुंचे जहां बीएमडब्ल्यू फंस गई थी। किसी भी सूरत में वैनिटी उसे ओवरटेक नहीं कर सकती थी। मलबा अब भी गिर रहा था। तब तक खन्ना भी वहां पहुंच गया। और तुम यहां कैसे? अब्बास ने पूछा। हमारी गाड़ी भी तबाह हो गई है, खन्ना ने मायूसी के साथ कहा। अब हम फंस गए हैं। हमारी गाड़ियां ना आगे जा सकती है ना पीछे। वैनिटी रिवर्स में जा सकती है, बड़ी सावधानी से चलना होगा, अब्बास बोला। क्यों, क्या कहते हो? उसने वैनिटी के दोनों ड्राइवर से पूछा। पीछे बैकलाइट में यह संभव नहीं है। हम यहाँ से यूटर्न नहीं ले सकते। पहाड़ी सड़क है और मोड़ भी खतरनाक है। अगर हमने बैक गियर का इस्तेमाल किया तो खतरा है। वैनिटी या तो खाई में गिर जाएगी या फिर चट्टानों से भिड़ जाएगी, मधुर की वैनिटी का ड्राइवर नायडू बोला। और वैनिटी अब आगे भी नहीं जा सकती। पीछे पीछे जितेश, पायल और विपुल भी वहां पहुंच गए। 2 लोग सूटकेस उठाए हुए थे। सब लोग एक जगह जमा थे।
और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया और अब क्या किया जाए। तरह तरह के विचार रखे जा रहे थे। सब लोग दोनों वैनिटी में बैठ जाए। थोड़ी देर में खन्ना ने ऐलान किया, सिर्फ मैं और अब्बास बाहर रहेंगे। सब लोग दोनों वैनिटी में बैठ गए। अब सब खामोश थे। सभी एक दूसरे की सूरत देखकर नकली मुस्कुराहट फेंक देते। क्या लगता है? खन्ना ने अब्बास से सवाल किया। तुम्हारी मर्सिडीज के आगे प्रोडक्शन का ट्रक भी आ रहा था, पर तब कोई पेड़ नहीं गिरा। इसका मतलब पेड़ को बाद में गिराया गया। हो सकता है उसे पहले से काट कर रखा गया हो और फिर गिराया गया हो। ये किसी एक का काम नहीं हो सकता। हमारी गाड़ी पर पथराव करने वाला भी कोई एक आदमी नहीं होगा। फिर ऊपर से चट्टान भी गिराई गई। मेरे ख्याल से किसी डाकू गिरोह का काम है जिसने हम सबको घेर लिया है। ट्रक को इसलिए जाने दिया क्योंकि उसमें उसके मतलब का सामान नहीं था। डाकुओं ने पूरी रेकी की है। हमारी ही यूनिट का कोई आदमी उनसे मिला हुआ है। मेरा यकीन है कि उनके निशाने पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो हीरोइन, फाइनेंसर होने चाहिए। बाकी लोग इसलिए फंस गए क्योंकि वो हमारे साथ हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, खन्ना बोला। अब क्या किया जाए? हमारे पास कुछ हथियार तो हैं ही। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम आगे सड़क पर पैदल पैदल निकल चले? डाकू जब तक यहाँ पहुंचेंगे हम निकल चुके होंगे। इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ अम्बुश लगाकर हमें रोका है, क्या वो हमें आगे जाने देंगे? इस जगह ही कौन सा हम सेफ हैं? हमारे पास 2 वैनिटी है। उसके अंदर जाने का लॉक भी रिमोट से खुलता है। हम उसमें सेफ रह सकते हैं। वे इसका भी इलाज जानते होंगे। ठहरो भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। साला फोन भी ठप है। शायद यहाँ टावर ही नहीं है। डाकू हमारा फोन ब्लॉक नहीं कर सकते। क्या मतलब? अब्बास चौंका। कोई दूसरा चक्कर भी हो सकता है। खन्ना का स्वर कांप रहा था। अब्बास खामोश था। खन्ना भी खामोश हो गया। दोनों चांदनी रात को घूर रहे थे। तो दोस्तों, ये था आखिरी सड़क नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।